नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय माहौल चुनावी है और चुनाव को देखते हुए यहाँ पर सबकी तैयारियां लगातार चल रही हैं और चलनी भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सत्ता की कुर्सी तक पहुँचना हर दल चाहता है। उस पर जाने के पहले तमाम तरह की सियासी जमीन तैयार करना भी जरूरी है, जिसको लेकर लगातार कयासों का दौर भी जारी है और व्यवस्थाओं का दौर भी जारी है। रणनीति पूरी है, चाहे विपक्ष की बात करें चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, और पुराने एजेंडे पर काम करने की जो एक पुरानी कवायद है वो भी लगातार चलती चली आ रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या बात करें देश की, तो बीजेपी ने शुरुआत से हमने देखा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि चुनावी समीकरण साधने के लिए 2014 से लगातार उनके सम्मेलन का दौर जारी था। 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, बीजेपी लगातार यहाँ पर सम्मेलन करा रही थी और अलग अलग वर्ग के सम्मेलन के माध्यम से हर वर्ग को अपने पाले में करने की उनकी जो नीति थी वो यहाँ पर कारगर रही। जो आंकड़े हैं, जो परिणाम है, वो आपके सामने हैं। जो लगातार 4 से 5 चुनाव जीते हैं उसमें सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वर्ग विशेष को साधने की भूमिका भी रही है। खासतौर पर उस वर्ग को लेकर जिसको लेकर कहा जाता है, अगर ये वर्ग आपके साथ आ गया तो सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रास्ता चूंकि उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसे उत्तर प्रदेश को कोई भी कमतर आंकड़ा नहीं चाहेगा। बीजेपी जहां एक तरफ 80 सीट जीतने की बात कर रही, तो वहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है इस बार कोई भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। हालांकि दलित ओबीसी को लेकर सभी दल सक्रिय हो चुके हैं। कोई दलित गौरव संवाद करा रहा है तो कोई यहाँ पर पीडीए की बात कर रहा है, और बीजेपी भी लगातार अब सम्मेलन के माध्यम से इस वर्ग को अपने पाले में करने की लगातार व्यवस्था में जुटी हुई है और जुटना भी चाहिए, क्योंकि अगर हैट्रिक माननी है तो बिना इस वर्ग के संभव नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतना है तो बिना इस वर्ग के संभव नहीं है। यहाँ सवर्ण की बात तो कोई नहीं करता, पर हाँ, यहाँ पर जो बातें सामने निकल के आ रही हैं वो यहाँ पर अलग नहीं है, बल्कि ये सोची समझी रणनीति है। आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को राजधानी में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और जिसमें दलित वर्ग से लगभग 5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। ये बीजेपी का प्रोग्राम है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आगामी 20 अक्टूबर से भीम सम्मेलन भी कराए जाएंगे, अलग अलग जिले में, अलग अलग जगह पर। सियासी डगर एक और सबका उद्देश्य भी एक। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि चुनाव में अपने आप को बेहतर करने की कवायद लगातार जारी है। इस कवायद में कोई भी पार्टी पीछे नजर नहीं आ रही है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचना है तो वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी और सियासी ताल को ठोकने के साथ साथ सियासी जमीन को मजबूत करने में भी कोई कुकसर नहीं छोड़नी पड़ेगी। और खासतौर पर उस वर्ग को लेकर जो वर्ग लगातार आपका साथ देता चला आ रहा है और आपकी लगातार होते ही सफलता बताती है कि उस वर्ग का आपके साथ कितना बड़ा जनाधार है। पर न जाने क्यों लोग सम्मेलन की बात करते हैं, लोग भीम सम्मेलन की बात करते हैं, लोग पीडीए की बात करते हैं, पर न जाने क्यों अब भी इस वर्ग के लिए बहुत कुछ होना बाकी है, काम होना बाकी है, विकास की मुख्य धारा में लाना बाकी है। उसकी बात कोई नहीं करता। हम देखते हैं जब सियासी हलचल होती है तो लोग चाहते हैं, मुलाकात करते हैं, भोजन करते हैं, फोटो वायरल करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए हम दलित परिवार से मिले, हमने उसके साथ भोजन किया, हम उसका दुख सुख बांटने गए थे। पर वो परिवार तो केवल एक था, पर जो वर्ग है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसके लिए क्या हुआ? यहाँ पर हर वर्ग अपनी बात करता है, यहाँ पर हर दल अपनी बात करता है, पर वास्तव में जिस वर्ग को लेकर तमाम तरह के यहाँ पर कयास और रणनीति बनाई जा रही है, उस वर्ग को लेकर कितनी जमीन दलों के पास मौजूद है ये कोई जानना नहीं चाहता। कितना उस वर्ग के लिए किया है ये कोई बताना नहीं चाहता। कितना उस वर्ग के लोग आपके साथ हैं ये कोई जानना नहीं चाहता। कितना उस वर्ग के लोगों को आपने अपनी राजनीतिक पार्टी में जगह दी है
ये बताना कोई नहीं चाहता। हाँ, ये बताना जरूर चाहते हैं कि आइए सम्मेलन में भाग लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए विकास की गंगा बहाने वाले हैं। अब विकास की गंगा यहाँ कौन बहाएगा और ये वर्ग यहाँ किसको अपना जनाधार देगा, वो 24 चुनाव का परिणाम बताएगा। पर चूंकि यहाँ पर अब समय आ गया है 24 चुनाव का, साथ ही साथ यहाँ पर समय आ गया है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। घोषणा हो चुकी है, दिसंबर में परिणाम भी आ जाएंगे और 24 से पहले के सेमीफाइनल बता देगा कि INDIA कितना मजबूत है और NDA जो अपनी मजबूती की बात लगातार कहता रहा है, वो अब चुनाव के नज़दीक, चुनाव के पास आने पर कितना मजबूत बचा हुआ है। क्यों मजबूत होना, सरकार बनाना, उसके बाद सरकार का जब कार्यकाल खत्म होता है उस समय कितनी मजबूती आपके पास बची है और कितनी जनता आपको चाहती है और फिर चाहती है कि शायद आप फिर कुर्सी पर आए, तो उसके लिए यहाँ पर जनाधार बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बात करनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर सम्मेलनों के माध्यम से फिर सियासी ज़मीन तैयार करने की कवायद शुरू। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े सम्मेलनों का हो चुका है ऐलान। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर शमसी आजाद अपनी बात रखेंगे, कपिल श्रीवास्तव भाई समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, डॉक्टर सुधा मिश्रा यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस से अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता लालू से यहाँ पर रजनीकांत मिश्रा जी अपनी राय देंगे और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ दिव्येश वर्धन जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा शमसी आजाद से। शमसी भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर सम्मेलन की तैयारी दौर शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद थी कि सम्मेलन का दौर फिर शुरू होगा, कि तमाम तरह के सम्मेलन आप कराते रहते हैं, अलग अलग वर्ग का पसमानदा सम्मेलन कराते रहते हैं और उन सम्मेलन के माध्यम से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की बात कहते हैं। पर ना जाने कि विपक्ष आप पर यहाँ आरोप लगाता है कि आप केवल और केवल जुमले करते हैं, काम नहीं करते और सम्मेलन के माध्यम से केवल इस वर्ग को ठगने का काम करते हैं। फिर उसी गणित पर आ गए हैं और अब आपका फिर यहाँ भीम सम्मेलन और सुनने में आ रहा है कि 2 नवंबर को ऐतिहासिक सम्मेलन, 5 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़। क्या राय है और क्या रणनीति है? धन्यवाद आपका और आप देने के लिए धन्यवाद। आज के बहस में हम लोगों को अपना अतिथि बनाने के लिए और अपनी पार्टी की बातें और नीतियाँ जनता तक पहुंचाने का अच्छा प्लेटफॉर्म। पैनल में आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप तो ये भी लगता रहता है कि हमेशा चुनावी मोड पे रहती है, तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा कहीं ना कहीं 1 महीने 2 महीने के बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। इस वजह से अगर चुनाव स्वीकारते हैं इस बात को, चुनाव मोड पे है तो ये हमारे लिए कोई आरोप नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। स्वीकारते हैं, ठीक है। कोई एक ही स्टेट में है, कोई 2 ही स्टेट में है। कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़कर देखा जाए तो बाकी सारी पार्टियां 1 ही 2 स्टेट में, बहुत है 3-4 स्टेटों में है। अच्छा। तो वो अगर आरोप हमारे ऊपर लगाती है तो ये कोई आरोप नहीं है, हमारी तारीफ और प्रशंसा है। अच्छा अच्छा अपने मुंह से कहीं ना कहीं से कर देता है। अच्छा, कर देता है। बात है कि चुनावी तैयारी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पहले भी आप ही के चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि 2022 में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था और 2022 में जो चुनाव के पहले जातिगत सम्मेलन कराए गए थे, किसी भी जाति का सम्मेलन ऐसा नहीं था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले न हुआ हो। अच्छा। तो उसी से ये लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को लेके सभी जाति सम्मेलन रास आ रहा आपको है? सम्मेलन के माध्यम से हमको जो एक अलग ताकत देखने को मिली। चाहे वो ओबीसी का रहा हो, चाहे दलित रहा हो, चाहे पसमानदा रहा हो, चाहे अल्पसंख्यक रहा हो, चाहे कोई भी समाज का रहा हो, क्षत्रिय समाज का, ब्राह्मण समाज का, किसी भी जाति का ऐसा सम्मेलन नहीं था, चाहे राजभर का हो, किसी भी समाज का, वो सब कुछ हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिली और दूसरी बार योगी सरकार बनी। अब उसके बाद जब योगी सरकार बनती है तो योगी सरकार बनने के बाद से ही जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो 2024 की तैयारी वहीं से साफ दिखाई देती है। अच्छा। अब जो है भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो 2024 में है और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लाने का लक्ष्य है। क्या बात? यही चीजें जो है सब सामने देखने को चली आई। भारतीय जनता पार्टी में हमने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि अपने ही सांसदों का, अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, ये किसी और पार्टी में हिम्मत नहीं है। अच्छा। कि आप सांसद हो और आपका टिकट काट दिया जाए। अच्छा। आप मंत्री हो और आपका टिकट काट दिया जाए। अच्छा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है, क्योंकि एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है। अच्छा। एक समाज की पार्टी नहीं है। यहाँ बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बीच में जो वार्तालाप होती है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता है, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 1-2 नहीं बल्कि
तीन सर्वे कराए और अच्छा। सर्वे कराने के बाद अभी जो सामने देखने को आया, जिसमें कई हमारे केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में, जिसमें ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, दयाशंकर सिंह है, अरुण असीम हैं जो कि अभी मंत्री खैर नहीं बने हैं, जतिन प्रसाद हैं, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह है, अच्छा। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जिनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है, कि ये चेहरे ऐसे जिनके ऊपर जनता पूरा भरोसा करती है। अच्छा। और लगातार जो उत्तर प्रदेश में ऐसे मंत्रियों की मांग बढ़ती जा रही है, क्षेत्र से आवाज जा रही है कि इनको मंत्री इनको जो है लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। अच्छा। उत्तर प्रदेश से कुछ केंद्रीय मंत्री, अच्छा, इनको विधायक से सांसद बना दिया जाए। जी, विधायक से अच्छा। सांसद बनाए, ताकि वो अपने अगर क्षेत्र की समस्याओं को जो है विधानसभा लखनऊ तक पहुंचाने का दम रखते हैं, तो इनको आगे दिल्ली की संसद तक पहुंचे। क्या बात है। तो ये राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी अति लगातार सुंदर काम बात कर है। रही है, और इस पर जो है उनका 80 सीटें लाने का बहुत लक्ष्य बढ़िया, जो है बहुत अच्छा लगा। वो पूरा होगा। विपक्ष की नींद अब खुली है, विपक्ष अब तैयारी कर अच्छा, रही नींद खुली है। है। इनके यहाँ अभी 28 चेहरे हैं, न कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है, न कोई संयोजक का चेहरा है, न कोई अधिकार प्रभारी का चेहरा है। सब अपनी अपनी ताकत दिखाने में, नीतीश कुमार ने जैसे बिहार में सम्मेलन कराया, फौरन शरद पवार ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अपना दबाव बनाने के लिए महाराष्ट्र में कराया। उसके बाद तीसरा हैदराबाद में हुआ, लेकिन उसके बाद INDI का कहीं पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है, क्योंकि हुआ ये कि बीच में एक चुनाव आया जिसमें बागेश्वर में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किस तरीके से तूतू हुई, किस तरीके से तकरार हुई। अजय राय का बयान आया, उसके बाद से ही थोड़ी सी दूरियां, और अखिलेश यादव का ये बयान देना कि हम सीटें मांग नहीं रहे बल्कि सीटें हम दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी याद रखते हैं आप। इससे ही थोड़ी सी दूरी, बड़े बयान याद रखते हैं शमसी भैया। थोड़ी सी दूरी लगातार बनती चली जा रही है। और 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि 28 पार्टियां, 18 पार्टी, हो सकता है कि 8 पार्टियों के संगठन इनके बीच बचा रहे। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शुरू में थे, 9 साल बीत गया है, हमसे कोई दल अलग नहीं हुआ, हम सबके साथ हैं, सब हमारे साथ अच्छा, हैं। अच्छा। और लगातार सबका साथ सबका विकास जो था, चलिए। उसमें जो है चलिए। अल्पसंख्यक समाज, OBC समाज और दलित चलिए। समाज का जो विश्वास जुटा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का सीना चौड़ा है और चलिए। जीत की तरफ अग्रसर है। चलो ठीक है, सीना चौड़ा हो गया, 52 इंच हो गया है, ठीक है, 56 इंच हो गया है, ठीक है। कपिल भाई 56 इंच सीना हो गया है, शमसी भाई बोले हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग नींद खुली है, और ये तो लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं, सम्मेलन करा रहे हैं। पुराना सम्मेलन का इनका जो आधार है वो उनको अच्छे परिणाम देकर आया है, और फिर उसी आधार पे आ गए हैं। ये सम्मेलन करा है, भीम सम्मेलन करा रहे हैं, दलित वर्ग का सम्मेलन करा रहे हैं, ऐतिहासिक सम्मेलन करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप भी PDA की बात कर रहे हैं, पर जिस तरह से शमसी आज़ाद यहाँ पर INDIA गठबंधन को हल्का बता रहे हैं, आपकी और कांग्रेस के बीच की रार को समझा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ वोट कार्ड सांसदों का होता है, आप इन लोगों का कहीं नहीं होता है, हम सांसदों को टिकट काट सकते हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो विधायक हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको लोकसभा लड़ा रहा है क्योंकि जनता की मांग है। अब आप बता दें जनता की मांग है क्या है, और सम्मेलन की जो बात यहाँ पर की जा रही है, फिर सम्मेलन का यहाँ दौर शुरू होने वाला है, उसको किस तरह देखते हैं? क्या फिर वही चमत्कार होगा जो 17, 14, 19, 22 से हम देखते आ रहे हैं? कपिस 1 इंच का जो सीना है, अच्छा, वो किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। अच्छा, इंसान का नहीं हो सकता। अच्छा, जब उसके अंदर मानवता मर जाएगी तब उन लोगों का होगा। अच्छा, लेकिन इसको अतिशयोक्ति अलंकार में कहा जा सकता है। अच्छा, और अभी तक हमारे मित्र शमसी आजाद साहब ने जी जो अपनी वीर गाथा गाई है, जी, वो अतिशयोक्ति अलंकार में। अच्छा, वीर गाथा गाई थी, वीर रस से परिपूर्ण है, क्या बात? हाँ, वीर गाथा। अच्छा। 56 इंच। अरे भाई, अच्छा। दानव का सीना होता है 56 इंच। लीजिए। लेकिन चलिए ठीक है। हाँ, गरीबों का रक्त शोषण कर काफी हो रही है। सही कराया जाए जी, इनको एकदम ठीक कराइए। जी 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 भैया, बहुत ज्यादा हो रही है जी, ठीक है भैया, सही हो गया जी, जनता की आवाज भी नहीं बर्दाश्त है, मीडिया की आवाज भी नहीं बर्दाश्त है आपको। जी नहीं दोस्त, हमारी आवाज अपनी पलट रही है ना। जी जी, आपकी आवाज तो हम चंदन की तरह लेते हैं। जी जी अभी भी बहुत तेज आवाज है, बहुत तेज हो रही है। आप किसी और को करवा लीजिए। जी, मैं सही कराता हूँ। बहुत ज्यादा इको हो रही। जी जी सर, हो गया है, बोल सकते हैं आप, बोलिए। अब ठीक है जी, बोलिए जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमारी मित्र जो है, हाँ, फिर हो रही है। अभी जब शांत हो गया तो फिर शुरू हो गई। अच्छा, आप शांत हो जाते हो, बंद हो जाती है, जब मैं रेकर देखता हूँ। एक कहानी जी, और
ये मैं बार बार जो है जी करता है। जी शायद कपिल भाई आपका संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, मैं आपको दोबारा आपकी बात लेता हूँ। मैं तो सुरा मिश्रा लेता हूँ, ठीक है, दोबारा संपर्क करते हैं आपसे। ठीक है, डॉक्टर सुरा मिश्रा। सुरा जी, शमसी भाई बात कर रहे थे ना, बड़ा मुस्कुराने जैसे कौन सी बात कर दी? शमसी भाई अपनी बात कर रहे थे, अपनी तैयारी बता रहे थे। जी। कोई नहीं गया अच्छा। तो मुझे ऐस नाम लेने की जरूरत है क्या? जी। या शमशी भाई को याद आ गया हो? अच्छा। ऐसे बहुत से इनके आवाज इको हो रही है गौरव जी। जी, मैं सही कराता हूँ, आज दिक्कत कुछ दे रही है। जी, जी। तो इनकी बातों में जो जी, जी, अभी जो सर ने कहा अतिशयोक्ति, अलंकार, जी। वीर रस, अति उत्साह सब भरा हुआ था जी और असत्यता उतनी ज्यादा थी जी कि जब उसका जीवन से, लोगों से कोई संबंध ना हो तो वो मात्र प्रवचन रह जाता है, अच्छा कथा हो जाती है। अच्छा तो कथा बहुत अच्छी थी, लेकिन कथा कहने वाले भाजपा प्रवक्ता भाई से कहना है कि आप एक बार जाइए अपने कार्यालय में और आपकी पार्टी को छोड़ के जितनी पार्टियां गई हैं, अभी जल्दी जल्दी जो गई हैं, पुरानी अच्छा। तो छोड़ दीजिए, अच्छा पंजाब की बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, अभी जो जल्दी जल्दी दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहां से छोड़ा है कुछ लोगों ने आपको, और ऐसे लोगों ने छोड़ा जिनके साथ की फोटो बहुत वायरल हुई थी। तो भाई उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आपको इस तरह बोलने में दिक्कत होगी। अच्छा। और लोग कहेंगे बताइए आपको अपनी पार्टी बारे में पता ही नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात, अपनी पार्टी के बारे में नहीं पता है, जी लेकिन इनको इंडिया क्यों गठबंधन के बारे में सब पता है, सारी भविष्यवाणी इन तक पहुंच चुकी है। जी इनको सब पता है कि हम कहाँ कहाँ दिक्कत में हैं। अरे भाई हम तो सीधे कह रहे हैं, हमारे गठबंधन के जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग मत है। अच्छा। अलग अलग मत है, इसीलिए अलग अलग पार्टी है, नहीं तो एक पार्टी ना होती क्या? जी हमने गठबंधन किया है। अच्छा। आप लोगों की तरह तानाशाही थोड़ी ना है, तानाशाही है इनकी। सबका अच्छा। अपना अपना, सुनिए सुनिए, हाँ। अपना अपना सबका वजूद है, सबके अपने अपने विचार है, सबका अपना अपना पार्टी है। और उस उन पार्टियों ने एक साथ मिलकर ये चाहा कि इस देश में जो अघोषित तानाशाही है, जो पत्रकारिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और हर उस बुनियादी चीजों को हमसे दूर करने पे आमदा है, उसे कैसे लोकतंत्र में रोका जाए। लोकतांत्रिक तरीके से हमने गठबंधन करके इनको रोकने का प्रयास किया, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों से करते हैं, और वो तो छोड़ दीजिए, जिनकी लड़ाई में न जाने कितने बलिदानी हुए हैं, उसके नाम से भी जोड़ते हैं। जी अपने देश को, इंडिया को घमंडिया कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और सुन के ये लोग भी कह देते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि अपने देश के बारे में, अपने देश के नाम को खराब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुद्दे पे आ जाइए, इनकी फितरत है, करते रहेंगे। मैं आ रही हूँ। तो आपने हंसी का पूछा था कि हंसी क्यों? अच्छा। तो भाई को बता रही हूँ कि भाई प्रवक्ता हैं और हम दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कभी आपको लोग कहें कि आपको अपनी पार्टी के बारे में नहीं पता है। अच्छा। इसलिए पता कर लीजिए कि आपके गठबंधन में कौन कौन निकला, कौन कौन चला गया। ठीक है, इससे आपको सही रहेगा। अच्छा, अब आप अपना प्रश्न पूछिए दूसरा। मैं तो शुरुआत ही किया हूँ सम्मेलन से। आप भी दलित गौरव संवाद करने जा रहे हैं, आपको भी दलित याद आ गए, तो वही पूछा मैंने आपको अचानक। नहीं नहीं, हमें तो दलितों की याद थोड़ी ना अचानक आई है, हम तो सबको लेके साथ चलते हैं। अच्छा। ऐसा कब देखा आपने कि कांग्रेस ने इनकी तरह कभी दिखाई नहीं, ऐसे पूछा ब्राह्मण जी। नहीं, एक चीज होती है गौरव जी, जब समाज में अगर आपके घर में दो बच्चे हैं और आपने दो अलग अलग स्कूल में उनका दाखिला करा दिया, अच्छा, समझिएगा इस बात को, जो भाजपा की राजनीति है, आपने अपने दो बच्चों को दो स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें उसको रोज बताया गया कि लैपटॉप से पढ़ना है, टैबलेट से पढ़ना है, किताब से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आगे घर पे वही बातें रोज छोटे भाई से या बड़े भाई से बताएगा। अच्छा, और बड़ा भाई कहेगा इसका मतलब हमारा स्कूल कुछ गलत बता रहा है, और वो भी वही करने की कोशिश करेगा, भले ही उसके स्कूल में चीज ना हो रही हो। तो ये भाजपा की राजनीति ने जो देश में लोगों को चश्मा दे दिया है देखने का, अच्छा, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए। चुनाव के समय आप सक्रिय हो, चश्मा भाजपा को बताएंगे? कोई चुनाव नहीं, देखिए गौरव जी, हम चुनाव के समय में चुनाव लड़ने वाले मात्र लोग नहीं है। बिल्कुल, ये भाजपा को आप कहेंगे या किसी और को, ये हम जी, अगर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चश्मे की बात करें तो मैंने आपको याद दिला दिया, सक्रियता बता दीजिए। मैं बता रही हूँ, सुनिए जी। तथाकथित चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। अच्छा, अगर इनकी तरह राजनीति की गई होती
हमने हमारे जैसे संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, जो अर्हता पूरी करेगा प्रधानमंत्री बन सकता है भाई। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, संविधान के तो तभी तो आज तो एक्सियन पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कर्मचारी बना दिया जाएगा 4th क्लास का। अच्छा कर देंगे। अच्छा ये संविधान के अकॉर्डिंगली नहीं है, डिमोशन ऐसा नहीं होता है। अच्छा प्रमोशन होते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं। अभी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भाई, अगर आपने गौरव जी अगर आपने पीजी कर ली है, आप इंटर थोड़ी ना फिर से करेंगे। अच्छा ये कौन सी बात है कि हम इंटर फिर से करेंगे? अरे भाई, हम वो कर चुके हैं। और जो बताते हमारे संगठन में बड़े आराम से मेरा मुद्दा डाइवर्ट कर रही है सुधा जी आप। अरे सुनिए, उनसे पूछिए जिनके बात पे दम भर रहे थे कि जिनके गले पे तलवार रख के कहा गया कि मंत्री जी, सांसद जी, विधायक का चुनाव लड़ना है। आपने देखा ना कि बहुत मन नहीं है। हम तो 4 बार, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं, मैं समझ गया हूँ। 2 बात गाड़ी से चलने वाले थे। तो आप ये जो दम भरा जाता है और जो हकीकत है उसकी राजनीति को समझने की जरूरत है। ये लोग भरमाने का, उन्माद फैलाने का सारा काम करेंगे। चले ठीक है। लेकिन जनता समझदार चले ठीक है, जवाब नहीं है। उसे पता है कि इनको कैसे जवाब नहीं है, इनको कैसे जवाब देना है। ठीक है, सम्मेलन आप भी करा रही है, स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कपिल भाई के बाद दोबारा आऊंगा। कपिल भाई जवाब दीजिए अपना। जी जी, तो जी। सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि शमसी भाई जी, सबसे ज्यादा तो दल नाराज होकर आपके साथ, आपका साथ छोड़ के चले गए। और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और आपने देखा दक्षिण भारत तक के डीएमके भी आपके साथ नहीं है, शिवसेना भी आपके साथ नहीं है, अकाली दल भी आपके साथ नहीं है जी, जनता दल यू भी आपके साथ नहीं है। और आप इतना गाढ़ा काला चश्मा भक्ति का लगा लिए हैं। अच्छा, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी कि देखिए, अभी तक हमारे शमसी भाई जो हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं। अच्छा, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष में बैठे हुए हैं। जैसे, हाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी आज तक जो है कभी सत्ता में नहीं आई। अच्छा, जैसे ये 55 साल की आदत भूल नहीं पाए और अभी भूल ही रहे थे, तब तक मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल की टंकी लगा दी इनकी। अच्छा, भाई फील गुड हो रहा था ना। आडवाणी जी भी थे, अटल जी भी थे और फील गुड हो रहा था। अच्छा, भाई उनसे बड़ा नेता अभी कौन भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ? आप हमें बताइए, कोई पैदा हुआ हो तो सबसे बड़ी बात यही है जी कि अभी तक मान नहीं रहे हैं कि ये सत्ता में है। मैं क्यों कह रहा हूँ? अरे सम्मेलनों का दौर विपक्ष में हमारी जैसी बैठने वाली पार्टियां करती हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता की ताकत नहीं है। अच्छा, कि हम उन समाज के लिए आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन कोई काम तो हम सत्ता से ही करवा सकते हैं या सत्ता में आकर करवा सकते हैं। ठीक है। तो हम अगर उनको कन्विंस करने के लिए दरवाजे पे जाते हैं या कोई सम्मेलन करते हैं तो उसकी रेलेवेंसी समझ में आती है। अच्छा, लेकिन ये साहब जिनके हाथ में ताकत, अब जैसे मान लीजिए महिला सम्मान करेंगे और जब महिलाएं से पूछेंगी कि भाई भैया इतने दिन के बाद आप बिल लेकर के आए हो, जिसका आडवाणी जी ने भी विरोध किया था, अटल जी ने भी विरोध किया था, ठीक है, आज आप लेकर के आए तो दोनों हाथ में लड्डू दे करके और हाथ पकड़ के खींचे बैठे हो 10 साल के लिए। ठीक, कि तुम्हें खाने नहीं देंगे, सुगंध लो खाली। ठीक, यानी लड्डू की सुगंध चल रही है। लड्डू की सुगंध। जी कपिल भाई, मेरा सवाल रहेगा आपसे। आपने महिलाओं की बात की तो मुझे अचानक याद आ गया कि बिल आया, बिल के बाद मैंने देखा कि सपा प्रमुख मध्य प्रदेश में भी गए और 20% महिलाओं को टिकट की बात कराए और उत्तर प्रदेश में भी लगातार बात चल रही है। ये बिल आने के पहले क्यों नहीं हुआ? क्या बीजेपी के इस स्ट्रोक के बाद अचानक से चीज़ें समझ में आई कि आधी आबादी को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देना है, उनको आगे बढ़ाना है? गौरव भाई, आप इसको स्ट्रोक मानते हैं? जी, मैं तो इसको स्ट्रोक ही मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। नहीं है जी, साबित कर दे रहे हैं जी। चुनाव के समय अगर कोई बात होगी स्ट्रोक ही मानूंगा मैं जी, कोई संशय नहीं उसमें। ये मिस जी, इनके लिए सोच है इनकी। अच्छा, कि वो स्ट्रोक है या मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये मिस स्ट्रोक है। अच्छा, ये स्लिप में कॉर्नर पे जो है, स्लिप पे जाके कैच होने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप भी तो देकर आए हैं मध्य प्रदेश में, तो विरोध किया होता उसका कारण है। हाँ, उसका कारण है जी
जब हम लोग कहेंगे कि भैया ये 2 क्लास की जरूरत ही नहीं थी जो इन्होंने लगा करके 10-15 साल के लिए महिला आरक्षण पर बैन कर दिया, तो ये कैसे कहेंगे? भाई आप तो कर सकते थे ना। अच्छा गौरव जी आप बता दीजिए ईमानदारी से जी कि क्या कोई जरूरी था परिसीमन और कोई जरूरी था जनगणना? ये कहाँ लिखा है संविधान में? अच्छा, लेकिन नहीं, इन्होंने 2 क्लास ही इसलिए डाला कि इनको देना नहीं था। दोनों हाथ में लड्डू दे दो लेकिन खाने मत दो, सुगंध लेंगे लोग। अच्छा, अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अरे कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। लीजिए नया बात, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। चलिए, अब तक जमलों की बात होती थी जी, मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ। चलिए बोल लीजिए। अब आपको पी से का मतलब पिछड़ा जी, उसके ये तब होते जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जी संविधान के आर्टिकल 16 के लिए जी निजीकरण को समाप्त करके पब्लिक सेक्टर को बढ़ाते। अच्छा, तो आपने पब्लिक सेक्टर तो बेच दिया, वो भी कितनी 59 संस्थाएं। अच्छा, और रेलवे जैसी संस्थाओं में आईआरटीसी को 50% आपने प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं आप रेलवे के तमाम सर्विसेज में। और दूसरी बात आपको कह दें, जब आप शिक्षा इतनी महंगा कर दोगे तो आप लाभार्थी तो 5 किलो अनाज का पैदा करोगे, लेकिन उनके बच्चों को आप कभी अपने बच्चों के समान अच्छी शिक्षा और अच्छा व्यापार और अच्छा रोजगार और अच्छी नौकरी नहीं दे पाओगे। जी कपीस भाई, तो ये समझ गए, हम समझाएंगे हम लोग। अच्छा समझाएंगे। अच्छा पीडीए सुनाई दे रहा है, पीडीए आपको एस की जरूरत नहीं है क्या? आपको एस की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा बोल दीजिए। हाँ। देखिए पिछड़ों में अगड़ों के वो पिछड़े आते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अच्छा, तो 10% का आप कहने के लिए जुमला फेंक दिया। अच्छा, जब कोई सर्विस ही सरकारी नहीं निकलेगी और आप सारे पब्लिक सेक्टर को बेच दोगे अडानी के हाथ में, तो फिर कहां 10% सवर्णों को भी आरक्षण मिलेगा? अच्छा, इसमें पीडीए में 10% सवर्ण है क्या? और दूसरी बात मैं कह दूं, हाँ। नहीं अभी हंसी नहीं, मैं बता रहा हूं, समझिए जरा ये पासमानदा समाज का सम्मेलन करेंगे। अरे इतना बड़ा सम्मेलन आपने संसद में कर दिया रमेश बिथूरी के नाम से। अच्छा, अब इसके बाद भी आपको सम्मेलन करना है? लीजिए रमेश बिथूरी की याद आ गई। कटवा मुल्ला जी और क्या क्या कहा जी। शमसी भाई बड़ा अच्छा शब्दावली था ना, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, आप इस तरीके की बात करके भड़काने वाला काम कर रहे हैं क्या? अरे लीजिए, नहीं आपको बुरा लगा था, आपके नेता को मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया था, तो आपने क्यों नहीं अखिलेश यादव को टोपी पहना दी? अच्छा ये बताइए, मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया जब उन्होंने कार सेवकों को गोली चलवाई थी, तो उसके बाद मुल्ला मुलायम कहलाए गए। सत्ता के लालच नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करिए ना। आप हमको संबोधित करके कह रहे हैं, आपके बिथूरी साहब ने आप हमको संबोधित करके कह रहे हैं ना। आप हमदर्द होते तो आजम खान को बचा चुके होते। आप अगर हमदर्द होते तो आजम खान को बचा चुके होते, जेल में न जाना पड़ता, उनकी कुर्सी न जाती, उनकी सांसदीय विधायकी न जाती, चलिए हो गया, उनके घर वाले जेल न जाते। चलिए, आपका दोहरा चरित्र जो है आजम खान के इस मामले में सामने आ गया। क्या आप यही कहते थे कि अल्पसंख्यकों के बहुत हमदर्द है क्योंकि उनका वोट लेना होता था? ठीक है। अच्छा, मगर आजम खान से मिलने नहीं जाते हैं आप ताली बजाओ, तो आप वही काम करेंगे। रंगी वस्त्र धारण करो। चलो, नहीं वो हमारा काम है। अगर हम कर रहे तो आप किसी ने पे साफ क्यों लौट रहा है भाई? चले ठीक है, हम जो चाहे करें, हमारा अधिकार है। हम आपके पीछे टहल चले हो गया। अच्छा था नहीं, हमारा समाज आपके पीछे टहल रहा था, दोहरी नागरिकता मिल रही थी तो बहुत अच्छा था। हम अगर सम्मान के साथ भाजपा के साथ है तो आपको परेशानी हो रही है। चले हो गया, हो गया, क्योंकि उसकी वजह बार बार बोलिए, चली गई, बार बार बोलिए, उसी के हो गया, हो गया, कर रहे थे ना, हो गया, चलिए, इसी समाज चलिए, में समझी भाई हो गया, सत्ता मिल रही थी, यही समाज आपको सत्ता में ले जा रहा था। चलिए हो गया, लेकिन आपने उसके साथ किया क्या? चलिए हो गया, दोहरा भाई, चरित्र आपका जब सामने आया तो अल्पसंख्यक समाज आपसे दूर हो समझी गया। भाई हो गया, समझी भाई हो गया जी। सुनिए बोल दीजिए, सुनिए नहीं, सुनिए वाली बात तक क्या करिए? ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, रमेश बिथूरी है। अरे आपको तकलीफ हुई थी तो आपके नेता को उतरना चाहिए था सड़क पर, क्यों नहीं उतरा अखिलेश यादव? चलिए, कहना चाहिए था रमेश बिथूरी के खिलाफ मुकदमा कराना चाहिए था, कराया? समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मुकदमा हुआ है उनके ऊपर? अखिलेश यादव ने मुकदमा कराया है? चलिए, चले हो गया, चलिए, इनको एतराज नहीं टोपी पहन के ईदगाह में और वहां से पहुंच जाना खाली इसका मतलब नहीं होता कि आप मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैंने टोपी लगा के ईदगाह में जाना इससे मतलब नहीं होता है। चलिए, चलिए हो गया, आपको मुकदमा कराना चाहिए था अगर आपको चलिए हो गया, चलिए हो गया, समझ में हो गया। रजनीकांत जी बोलेंगे,
चलिए रजनीकांत जी बोलेंगे। चलिए हो गया, चलिए रजनीकांत जी बोलेंगे। हो गया कपिल भाई, हो गया। रजनीकांत जी प्लीज, कपिल भाई हो गया पार्टी ने भाई, आप ही लोग नहीं बोलेंगे। हो गया, धरना प्रदर्शन कुछ अब हुआ आप लोग अपना के खिलाफ। बयान बंद करिए भाई। हो गया कपिल भाई प्लीज, अपनी बयानबाजी बंद कर प्लीज प्लीज। हो गया, रजनीकांत जी बोलेंगे। रजनीकांत जी हो गया, चलिए कपिल जी हो गया आपका, प्लीज रजनीकांत जी बोलेंगे। रजनीकांत जी, जो चर्चा यहाँ चल रही है, सम्मेलन कराए जा रहे हैं, कोई दलित गौरव संवाद करा रहा है, कोई पीडीए की बात कर रहा है, और शमसी आजाद के यहाँ पर जो बात चल रही पार्टी की, भीम सम्मेलन, अनुसूचित जाति सम्मेलन कराने जा रहे हैं, बड़ा सम्मेलन होने वाला है। और जानकारी ये मिल रही है 5 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, और ये भी जानकारी है कि ओबीसी महाकुंभ भी होने वाला है प्रयागराज में। तमाम जानकारी आ रही है जी। ये सत्ता में है। अच्छा, सत्ता में है। अच्छा, पहली बात तो ये कि सत्ता में है, ठीक है। और ये अब ये बहुत ही मतलब डरे हुए हैं। डरे हुए, अच्छा अच्छा, क्योंकि इनकी जितने इन्होंने अपना हिसाब किताब बना रखा था, राशन बांटना, हाँ। ये करना वो करना, 2-3 चुनाव में उस आने से इनको अब लग गया कि ये जादू काम करने वाला नहीं अच्छा, है। अच्छा, खत्म हो गया। और कुछ जनता सतर्क हो गई है। अब जनता का वोट देने का जो नजरिया हो बदल गया है। ठीक, तो इसमें अब ये पासमानदा सम्मेलन कराई चुके हैं, हाँ कराई चुके हैं। और अब दलित सम्मेलन, अब इस तरह के कितने सम्मेलन ये कराएंगे। उसमें कुछ नहीं होगा, भीड़ जुटेगी। अच्छा, भीड़ जुटेगी। भीड़ कैसे जुटेगी? ये शिक्षा विभाग लगाएंगे, अच्छा अच्छा, ये सरकारी विभाग लगाएंगे। आपको मालूम है कि कैसे होता है? ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। अच्छा। फिर इस पे डिबेट भी होगी जी। ये हमारे पैनल पे लोग बैठे हैं, सभी लोग, जी। हम लोग फिर बैठेंगे और ये डिबेट भी होगी रोक रहे हैं। कि अच्छा। ये सारी बसें लगाएंगे, रोडवेज को लगाएंगे, ये सारी चीजों को लगाएंगे और लगा के सम्मेलन करा के दिखाने की कोशिश करेंगे जी। कि हमने भीड़ जुटाई। 5 लाख दलित हमारे साथ आए, अच्छा। 5 लाख मुस्लिम मेरे साथ आए, ठीक है। 5 लाख ये इनसे आज दलित पूछता है कि आपने उनके लिए किया क्या? अच्छा, किया गया है। आपने उनको जो पहचान दिलाया। देखिए, आप 1 लाख वोट खत्म हो गया हो, लेकिन अभी 12.5% वोट मायावती जी के पास दलितों का है, बिल्कुल है। जो पिछले चुनाव के आंकड़े हैं। अच्छा, तो आप वो बाकी बटे। ठीक है। आपने पहली बार ऐसा हुआ कि जब देश का कोई प्रधानमंत्री चुना जा रहा था 2014 में, तो जाति का नाम लिया गया। अच्छा ये पिछड़े जाति से आते हैं। अच्छा, अच्छा, मोदी जी को पिछड़े जाति का बनाया गया, जबकि आप गुजरात में पता कर लीजिए, जब मुख्यमंत्री थे तो पिछड़ी जात में नहीं थे। फिर उन्होंने उसको वहां पे कैसे परिवर्तन किया, क्या किया, तो पिछड़े, और अब तो लोग कहने लगे हैं कि अति पिछड़े हो गए। अति पिछड़े हो गए। अच्छा, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया भाजपा के गवर्नमेंट में, तो कोविंद जी से जो शुरू हुआ, हाँ। तो पिछड़ा दलित और ये कह के शुरू हुआ, आदिवासी हो जबकि इतने बड़े चेहरे पर कभी ये नाम नहीं आते थे। अच्छा, अच्छा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के आगे श्रीवास्तव थे, नहीं लिखा बिल्कुल गया, नहीं लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा गया जी, उनको। बिल्कुल कहा गया। शास्त्री जी ने नाम के आगे श्रीवास्तव नहीं लगाया। नहीं लगाया। ठीक है। ऐसे बहुत लोग ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूंकि वो बैरिस्टर थे, तब से पंडित जी उनको कहा जाता था, तो पंडित जी लगे हुए थे। जी। लेकिन अब ये कहना इतने बड़े पोर्टफोलियो पर कि पिछड़ा, तो अब आप पिछड़े अगड़े का इवेंट करने जा रहे अच्छा, हैं। इवेंट करने आप जा रहे इसको जो है गुमराह करने जा रहे हैं पब्लिक को। अच्छा। और अब पब्लिक, आप बहुत पानी बह चुका आपका है। इतना रजनीकांत जी में एक सवाल रहेगा कि ये जो इवेंट, जो आप इसको आप इवेंट कह रहे हैं, हाँ। ये इसकी जो व्यवस्था 14, 17, 19, 22 से चली आ रही है, और बीजेपी के लिए फिलहाल नहीं ये नहीं, सम्मेलन अब मैं आपको बता रहा हूं लाभकारी कि रहे। हांडी काट की बहुत बार नहीं चढ़ती। अच्छा, हांडी काट की 4 ठीक बार ना? चर्चा हुई है। देखिए, हो गया, गुमराह हो गए थे लोग। अच्छा, अच्छा। ये हमेशा नहीं चढ़ती। अच्छा, 4 बार और गुमराह अब आने वाले रिजल्ट बता रहे हैं आपको। अच्छा। ठीक ना। लीजिए, अब रिजल्ट आ आने गया, वाले हाँ। जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं हाँ। कि ये क्या हुआ। अब नौजवान देखिए बेरोजगार है। अच्छा, नौजवान जो ये कहते हैं कि ये हमने कौन सी योजना से पैसे दे दिए, 10,000 रुपए का लोन दे दिया, ये कर दिया। मुद्रा लोन, अरे हाँ, यार, आप उससे वो कितना परेशान हो, उसके वहां इतने फोन हैं। अच्छा। जिसने लोन ले लिया वो सुसाइड करने के कगार पर है। लीजिए। EMI के लिए उनके वहां बैंक वालों के गुंडे पहुंचते हैं। अच्छा, गुंडे इन्होंने जो पाल रखे हैं, अच्छा, इन्होंने बैंक पाल वालों रखे ने प्राइवेट गुंडे पाल रखे हैं, वो उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। अच्छा। उनसे पैसे लेने के लिए, उनसे EMI लेने के लिए, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अच्छा। देखिए, वो नौजवान परेशान है जिसको नौकरी नहीं मिली। आप कहते हैं कि मैं आरक्षण दूंगा, किस चीज में आरक्षण देंगे? आप तो सब बेच दिए, किस चीज में आरक्षण आप देंगे? कपिल भाई पर पकड़ लिया आप। हाँ, किस चीज को आप, नहीं, आप किस चीज में आरक्षण देंगे? जी। प्रेडिक्शन में दे रहे हैं, उसमें वो देखिए, वहां योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल रही है। आरक्षण आपने ये एक अच्छा सगोफा छोड़ा कि हम सब चीज बेच लेंगे और आरक्षण की बात करेंगे। आपने कहा, आप जब 50% आबादी क्लियर कर लिया कि महिलाओं की आज 50% आबादी का आरक्षण हम दे रहे हैं, तो फिर किस बात के लिए आपने देर किया?
आप कह रहे थे अभी कि आप लोगों ने समर्थन क्यों नहीं किया? इसलिए समर्थन किया कि हम इसको चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल आए, अच्छा, महिला आरक्षण बिल पास हो। ठीक। लेकिन आपने उसमें दो तरह की गलतियां की। आपने एक तो देश का समय बर्बाद किया, आपने देश का पैसा बर्बाद किया। ठीक है। आपको उसके लिए एक स्पेशल सदन आपने बुलाया, क्या ठीक है, जल्दीबाजी ठीक है, थी? ठीक है। अगर वो 10 साल में आना था। ठीक है रजी भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो आप यहाँ बात कर रहे थे, जी, जो आपने जाति पर सम्मेलन की बात की, तो यहाँ जाति की बात सब लोग कर रहे हैं। आपका सहयोगी दल कांग्रेस भी यहाँ दलित गौरव संवाद कर रही है, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो अकेला आरोप बीजेपी मैं आपको एक बहुत चीजें बता दूं। हाँ। वोटर्स जो हैं बदल चुके हैं, बदल चुका है। एकदम। अच्छा, और मुझे तो ये लग रहा है कि वोटर्स अपने पुराने घरों में वापस हो रहे हैं, धीरे पुराने वापस हो रहे हैं। जो निकल गए थे ना, अच्छा। वो सब अपनी जगह पर जा रहे हैं। अच्छा। ये बैक हो रहे हैं। ठीक। है। अब ये लक्षण किसके लिए अच्छा? आप समझदार हैं, आप जानते हो। क्या बात, बहुत ठीक ना? बहुत आप, मैं इस पे कहूं क्या? बहुत अच्छी बात। लेकिन एक ये पक्का है पक्का कि वो हो रहा है। और इस बार का चुनाव बहुत ही, मतलब आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक होगा, क्या? निश्चित होगा। ठीक है, हैट्रिक होगी कि परिवर्तन होगा। ठीक है दिलीप भाई, सबको आपने सुना, समीक्षा आपकी जरूरी है जी। समीक्षा किस परिप्रेक्ष्य में सुनना चाहते हैं गौरव भाई? जो सत्य हो। पहली बात तो जो जातिगत सम्मेलन को लेकर के बात चल रही है, ये जी। कोई नई चीज नहीं है और नई चीज किसी नहीं। पार्टी के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है। हर पार्टी कहती है कि हम संविधान का पालन करते हैं, जी, हम जातिगत बातें नहीं करते हैं जी। और हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। ठीक है, लेकिन जातिगत आरक्षण दिया जाए, इसका समर्थन हर पार्टी करती है। बिल्कुल सही बात है। जातिगत सरकारी स्कीमें चलाई जाए, ये सरकार में बैठ करके यही राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जी, जातिगत प्रकोष्ठ इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में बने हुए हैं। बिल्कुल बने। जातिगत सम्मेलन यही राजनीतिक पार्टियां कराती हैं। जी, अगर आप वास्तव में जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, और जातिगत सर्वे, अभी जो जातिगत सर्वे होने लगे हैं, हाँ। जो बिहार में नीतीश कुमार ने कराया, जी। अब राहुल गांधी जनता से माफी मांग के ये कह रहे हैं कि हमने 70 साल में जो गलती करी थी अच्छा। वो नहीं करेंगे और हम सत्ता में, केंद्र की सत्ता में आते ही हाँ। जातिगत जनगणना कराएंगे। जी, क्या बात है। तो जातिगत इस देश की राजनीति का आधार ही जाति लीजिए। है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश की जनता इस बात को नहीं समझती है। वो इस कारण से नहीं समझती कि उसको लगता है कि राजनीतिक पार्टी अगर हमारे समाज की बात कर रही है, अगर एससी की बात कर रही है तो पूरे एससी का उत्थान कर देगी, पासमानदा की बात कर रही है तो पूरे पासमानदा को उतार देगी। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि आजादी के बाद अब तक 70-75 जितने भी साल हो चुके हैं, जी, देश की राजनीति इसी परिपाटी पर चल रही है। जी, लेकिन अगर रेशियो निकाला जाए जी, तो कितने लोगों का भला हुआ है, ये जनता ना कभी पूछ पाती है, ना पूछ सकती है, और राजनीतिक पार्टियां इस बात को कभी प्रोपोगेट नहीं करती। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने बिहार में सर्वे कराया जातिगत, जी, 84% लोग एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास में चले गए। जी, अरे तो ये गलती किसकी है अगर वो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास में क्या है? बात है। 75 साल आजादी होने के बाद भी आपकी 16% जनता या 36% जनता अगर एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास में है, तो ये किसकी सराहना है? सराहना है, ये बेइज्जती है राजनीतिक पार्टियों की। बिल्कुल है। जिस बात को आप सीना ठोक के कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो राजनीति की बेइज्जती है, जी, जनप्रतिनिधित्व का अपमान है लीजिए। कि आप अपने जनता को आगे ही नहीं लेकर के आए। और अब आप कह रहे हैं कि जब जातिगत सर्वे हो जाएगा तो जनता ऊपर आ जाएगी। अच्छा। जातिगत आरक्षण मिलता रहेगा तो जनता ऊपर आ जाएगी। जी, देखिए ये सारी कहने चुनावी बातें हैं और सवाल इस देश की जनता के सामने होता है, लेकिन इस देश की जनता इन बातों को कभी समझ नहीं पाती, क्योंकि जातिगत जी, जो भावनाएं हैं वो लोगों के अंदर डाली जाती है। जो बिल्कुल। लड़ाइयाँ होती हैं कि पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, फिर छोटी जात बड़ी जात को लड़ाया जाए, फिर ठाकुर पंडित को लड़ाया जाए, फिर एससी एसटी ओबीसी को लड़ाया जाए, फिर सिया और सुन्नी को लड़ाया जाए, फिर उसमें अलग अलग समाज को लड़ाया जाए। बिहार में जैसे कविता के ऊपर जो नया शगुफा शुरू हुआ, ठाकुर और पंडित का विवाद शुरू हो गया। तो ये विवाद इसीलिए रहते हैं कि आप जातियों में बटे रहें, और जातियों में जब बटे रहेंगे तो अपनी प्रबलता के लिए जब भी कोई आपकी जाति के प्रति संवेदनाएं दिखाएगा तो आपको लगेगा कि ये राजनीतिक पार्टी हमारे हित की बात कर रही है। और यहाँ हर व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है, देश की हित की बात करते सब हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी सिर्फ अपने राजनीतिक हित की बात सोचती हैं। जातियों के जो नेता हैं वो जाति का भला नहीं चाहते हैं, जाति के आधार पर
सिर्फ अपना भला चाहते हैं क्या कि उन्हें बात, टिकट सही मिल जाए, उन्हें सत्ता मिल जाए, जी। उन्हें ताकत मिल जाए, जी। यही सत्य जी। है। लेकिन इस सत्य को जानता सब कोई है, जी लेकिन इस पर क्रियान्वयन कोई नहीं करता। क्रियान्वयन जी, दिलीप जनता भाई। को करना है, जी। और जनता को राजनीतिज्ञ लोग जी। क्रियान्वयन करने नहीं देते, क्योंकि उनको इतना उनके दिमाग में ऐसी बातें भर देते हैं कि अगर आपने इन बातों को समर्थन नहीं किया तो आपका उत्थान नहीं हो जी, पाएगा। जी। जबकि ये आकलन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कराती है कि आपका ठीक। उत्थान कितना होना चाहिए था और कितना हुआ है। दिलीप भाई, मेरा एक सवाल और है आपसे। यहाँ पर कांग्रेस दलित गौरव संवाद करने जा रही है, हालांकि सुधा मिश्रा ने इसको स्वीकार नहीं किया, कह रहे हम तो हमेशा काम करते रहते हैं। खैर, कितना काम होता है, कितनी सक्रियता आप भी जानते हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है, और यहाँ पर बीजेपी सम्मेलन करा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक होड़ चल रही है, क्या बीजेपी 17, 14, 19, 22 वाला जो एक परिणाम था वो 24 में ला पाएगी? और ये साथी दल है, जो विपक्षी दल है, ये भी लगातार इसी कवायद में जुट गए हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है कितनी सफलता है मिलने वाली सत्ताधारी पार्टी को, और कितना उम्मीद आप विपक्ष के लिए मानते हैं? देखिए, मेरा अपना आकलन है गौरव भाई, हो सकता है सुधा मिश्रा जी या जो कांग्रेस के प्रवक्ता, वो सपा के प्रवक्ता हमारे बैठे हैं भाई, वो ना इस बात से सहमत हूँ। जी ये जो गठबंधन इंडिया अपोजिशन बना है ना, जी इस इंडिया अपोजिशन ने एनडीए के जीतने के चांसेस को पूरी तरीके से बढ़ा दिया। लीजिए ये सत्य है, लीजिए। ये भी जान रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से इनके गठबंधन में जो डिफरेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं जी और उन्होंने जनता के मन में जो अविश्वास पैदा कर दिया है, जी वो अविश्वास अब इनको 2024 में नजर आएगा। जी मेरी सलाह, व्यक्तिगत सलाह है, जी। कोई मानेगा नहीं, मैं जानता हूं, मेरी जी। व्यक्तिगत सलाह है कि अगर आपको वाकई में जी। भाजपा के खिलाफ मजबूती से 2024 में चुनाव लड़ना है, तो कांग्रेस यूपीए के अंडर चुनाव लड़े और इस जी। इंडिया गठबंधन को खत्म कर दे। जी हर राजनीतिक पार्टी, हर रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है, जी लेकिन अगर ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो वो उतनी सीटें भी नहीं पा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बंटवारा चलेगा कि जो कमजोर सीटें होंगी वो समाजवादी कांग्रेस को देगी, जी। और कांग्रेस का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, जैसे दिल्ली में देखिए कांग्रेस ने कह दिया जी। कि 7 सीटों पर हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, बिल्कुल आपसे हम गठबंधन नहीं करेंगे। बिल्कुल करें। पंजाब की लोकल यूनिट ने कह दिया है कि हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल गठबंधन, सही कहा। कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं हो सकता बिल्कुल, है। जी। राजस्थान में इस तरीके से हर जगह हो रहा है। अभी जी। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। जी। इन 5 जब आप उत्तर प्रदेश में मऊ का बाईपोल था, तो आपने इंडिया गठबंधन को बड़ा हाईलाइट किया जी। कि हम एक बाईपोल पर जीत गए। पूरे देश की पार्टियां लग गई कि हम इसको जिता करके लाएंगे। जी। जिता लिया आपने, हाँ। अच्छा मैसेज गया। हाँ। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हैं जिससे बड़ा मैसेज जाना है, बिल्कुल सही बात है। वहां आप क्या कर रहे हैं? एक नहीं है, बहुत वहां बढ़िया हर बात कही। अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग हो रहा ठीक है। तो ठीक है, ये दिलीप जो अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग हो रहा है, ये एनडीए के जीतने के चांसेस को बढ़ा रहा है। ठीक ये है। पता नहीं आप जैसे प्रबुद्ध लोग कांग्रेस में बैठे, सपा में बैठे, बाकी लोग क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही दिलीप भाई। समझी भाई, जी। दिलीप भाई की बातों खुश हुए कि अरे दिलीप ऊर्जा मिल भाई- गई? दिलीप ऊर्जा मिल भाई गई को है? नमस्कार। अच्छा, नमस्कार करेंगे हैं? आपको पच्चे बोले हैं इसलिए? क्या बात है, पच्चे बोले थे नमस्कार। हमने तो ब्रुनो पहले- बोलते नाराज हो जाते नहीं, हैं। यही बात तो हमने क्या? पहले ही कहा था। नहीं, जी। हमारे पास दिलीप भाई के ऊपर तो अभी यही लोग कहते हैं कि तो भाजपा के प्रवक्ता थोड़ी देर अगर और बोल लिए होते अच्छा। तो हो सकता है कि कपीश भाई या सुधा मिश्रा जी या हमारे राष्ट्रीय रजनीकांत जी। लोकदल और रजनीकांत जी कहीं ना कहीं कह देते कि ये तो सपा के उसके भाजपा के प्रवक्ता है। तो बहरहाल कम से कम इल्जाम से बच के बात को यहीं पे खत्म कर दिया। चलिए, आपने वही बात पहले ही कही थी। देखिए 28 दल धीरे धीरे बढ़ के 8 दलों में आ जाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। हकीकत यही कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस वक्त इतना ज्यादा उत्साहित है आने वाले चुनाव से। उत्साहित है, जो क्या बात है? लगातार जो जीतता रहता है ना, वो हमेशा जो है क्षेत्र में बना रहता है, और बने रहने से उससे ये होता है कि एक दूसरे के साथ उनका सामंजस्य बना रहता है, एक दूसरे के साथ उनकी मीटिंग होती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको पता है कि कोई भी पखवाड़ा, कोई भी सप्ताह उनका ऐसा नहीं होता कि घर पर बैठे रहें। अच्छा, ये नहीं होता कि चुनाव के 3 महीना पहले जो है प्रियंका गांधी लखनऊ में आ जाए और अब उनका कोल हाउस सजाया जाए कि अब यहीं पे रहेंगे, उसके बाद फिर जैसे चुनाव आ रही उसके बाद कांग्रेस दोबारा को बहुत कब दिक्कत है आई, आपको भी। दोबारा कब आई, ये कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को नहीं पता होगा। अच्छा। तो यही हाल मिला जुला के समाजवादी पार्टी की भी है कि वो भी यात्रा निकालती है तो हाईवे से होती हुई ऐसे ऐसे घूम के निकल जाती है, गाँव में उनका जाना नहीं होता। अच्छा, और बाकी पार्टियों को आप क्या कहेंगे? रजनीकांत जी हैं, इनका तो भाई
भाई पश्चिम के 2 4 5 6 जिले हैं अच्छा, जहाँ ये कौन सी बात है? जहाँ तो उन्होंने चाहिए 10 सीटें मांगी है। राष्ट्रीय लोकदल की आप ऐसी बात नहीं, करेंगे? इनको तो समाजवादी पार्टी ने ही नहीं बढ़ने दिया। अच्छा। और अभी 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि जितनी सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया तो ये भी जो है इनसे इंडिया से अलग हो जाएंगे। अच्छा। तो ये तय है पूरी जाएंगे कहाँ तरीके पर? से। अब कहीं भी जाएं, स्वतंत्र है, कहीं भी जाएं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे साथ आएंगे। अच्छा। लेकिन अलगाव हो जाएगा वहां पर, कहीं ना कहीं से बयानात शुरू हो आपने बुलाएंगे गए, क्या? क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को तैयारी करने के लिए कह दिया है। कम से कम 12 सीटें उनको चाहिए, 15 सीटें चाहिए। तो अखिलेश यादव ने तो यही किया आग लगा रहे बैठे ओम प्रकाश राजभर को जैसे पूर्वांचल से आप बाहर बैठे नहीं आग लगा निकलने रहे दिया, हैं यहाँ पर, मैं देख सुन रहा तो हूँ। लीजिए। हाँ। ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल से नहीं निकलने दिया, वैसे जयंत चौधरी को पश्चिम से नहीं निकलने दिया। इसके पहले भी इनका यही था, जब नेता मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे तो अजीत चौधरी को जो है वही पश्चिम में ही सीमित रखा। कभी उन्होंने पूर्वांचल, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, ऐसे फैजाबाद, बाराबंकी, यहाँ पर कभी उनको बुला के सम्मानित किया, न उनको बढ़ाने का काम। नहीं, दर्द नहीं है, ये उनकी राजनीति है कि दबाने की राजनीति है। और यही अखिलेश यादव काम करते हैं कि उनको अपने आगे न किसी को बढ़ने देते हैं और न किसी को बढ़ने का मौका देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है और भारतीय जनता रजनीकांत जी आपके लिए बड़ी पार्टी बात है, ठीक हो गया। रजनीकांत जी देखिए, ये इनकी अपनी सोच है, अच्छा इनकी ये इनकी अपनी सोच है। और ये हमें तो लग रहा है कि ये ज्योतिष केंद्र खोल रखे हैं। ज्योतिष केंद्र खोल रखे हाँ, हैं। इनको सारी चीजों का आभास है और ये बहुत अब गेरुआ ओढ़ लिए हैं, तो अब अपना जो है ये ज्योतिष केंद्र खोल लिए हैं और सबके बारे में इनका आकलन है से क्या एलर्जी है भाई आपको? नहीं, हमें नहीं, जैसे ज्योतिष गेरुआ तो आज हिंदुस्तान का 50% अरे आबादी भाई, हम पहन नहीं रहा कह रहे हैं कि ज्योतिष केंद्र ज्योतिष थोड़ी हो गए। हम आपको जो आप ज्योतिष केंद्र पर रंगों मैंने से कहा आपको नफरत कि है, आप जो है बताइए। जैसे लग रहा है कि आप भाभी से जो बक रहे हैं, रंगों से आपको एलर्जी है, आप रंगों से जैसे नफरत कर आप रहे हैं। जैसे ज्योतिष वाला बक रहे हैं कि कितने सीटें पर लड़ेंगे, अरे कैसे आप क्या उसका करेंगे। तार्किक जवाब दीजिए ना, नहीं, आप नहीं, जवाब तार्किक दीजिए। जवाब ही ये मैं दे रहा रंगों हूं। से क्या मतलब है? नहीं, नहीं, हमने नहीं, हरा आपको भी तो बड़ा पहना फील हो रहा है। ये हरा भी तो पहना, ये नहीं दिख रहा है आपको? अरे तो भगवा लेकिन आपका आपको थोड़ी ना रंग ये पेटेंट दिख रहा है, आपको। आपका पेटेंट थोड़ी ना आप तो भगवा यही कह रहे हैं कि ना। कोई भगवा नहीं बोलेगा। आप तो यही कह रहे हैं आप इस तरह कि की बात आपने क्यों कर पहन रहे लिया हैं? तो भविष्यवाणी कर रहे आप हैं। आप ज्योति आप ज्योतिषाचार ज्यादा लग रहे हैं। आप जवाब आपने दीजिए ना। नहीं, आप देखिए, अब हमारा सपा का जवाब क्या दीजिए है। बस। हाँ सुनिए, सुनिए। मेरा आप क्या सपा पहने, इससे कोई मतलब थोड़ी सुनिए, है। हमने ये थोड़ी कहा कि आप टी शर्ट पहन के आए तो सुनिए, प्रवक्ता नहीं लग रहे हैं। सुनिए। ये हमने कहा साहब से डर गए हैं इसलिए चलिए, हो गया। सुनिए 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 चलिए हो गया। सुनिए, आप देखिए, सुन लीजिए हमारी कितनी सीटें हैं, जी हमारी बातें इंडिया में हैं, जी हमें कितनी सीटें मिलेंगी, जी कहां से लड़ेंगे, जी। क्या करेंगे, ये हमारे उस पे तय होगा। जी, बिल्कुल। ये आपके बताने से तय होगा नहीं जी। कि मुलायम सिंह ने हमारे साथ क्या किया हाँ। और अखिलेश जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ने मेरे साथ क्या किया, जी। कैसे क्या होगा। जी ये दर्द आपको काहे भैया, हाँ आप इसके लिए काहे परेशान हैं? अरे अभी हमारी आप भी तो 12 कह रहे थे कि दलितों के साथ क्या किया, उनके साथ क्या किया, उनके साथ नहीं, क्या किया, नहीं, तो उसका नहीं। दर्द आपको आप क्यों है? नहीं, दलितों का कबीर जी भी कह रहे थे कि दलितों इनको का ठगा, दर्द उनको ठगा, ये सुनिए, सब कह रहे थे। नहीं, तो क्या दलितों का दर्द है? दर्द मुझे इसलिए क्या है, दर्द है भाई, इसलिए बताइए। है दलितों का दर्द कि मैं चौधरी चरण सिंह के बनाए हुए नियम कानून पर राजनीति क्या करता बात हूं। दलितों को आपने सुनिए टिकट देके भेज दिया, सुनिए, आप आज पार्टी सुन लीजिए, बताइए। आज दलितों को अगर जमीन का मालिक है तो चौधरी चरण सिंह ने बनाया, लीजिए। उनकी नीतियों ने बनाया अच्छा। और किसी नेता ने हिंदुस्तान के नहीं बनाया। लीजिए। सुन लीजिए, आज मेरी बात सुनिए, मैं उस पर राजनीति करता हूं, आप पिछड़ों की बात करते हैं। हाँ। इसको तो चौधरी चरण सिंह ने बहुत पहले जो करना था कर दिया। अच्छा। चकबंदी कानून उत्तर प्रदेश में आया बिल्कुल। और उससे सवर्णों की जमीन निकली। जमीन किसके पास थी? जमींदारों के पास थी, जी और उनसे निकाल के उन्होंने हर वर्ग में उस जमीन को बांटा, बिल्कुल। उनको जमीन का मालिक बनाया। आज किसान क्रेडिट कार्ड जेब में रख के घूम रहे हो, मोदी जी के देन नहीं है वो, लीजिए जो मोदी जी ने दे दिया है। अच्छा। और वो किसान क्रेडिट कार्ड लेके खेती में घूम रहे हैं, नहीं, वो उस नेता की देन है। हम उनके विचार पर बात करते हैं। जब आप उनको ठगने की बात करेंगे तो मुझे दर्द होगा और मैं बोलूंगा, दर्द होगा, ठीक है, बोलूंगा। और ठीक मैं है। उस पर बोलता ही रहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे नुकसान हो या फायदा हो, हम उसकी चिंता भी नहीं करते। ठीक है। कपिल भाई कुछ बोल रहे थे आप? कपिल श्रीवास्तव जी जी कपिल भाई, आपको बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पर शमसी भाई बोलते हैं, उनकी बातों में प्रसन्नता आपको ये बड़े भाई हमारे हास्य रस मिलता है, आपको वीर रस भी मिलता है और हास्य रस भी मिलता है। कपील भाई हमारे पड़ोसी भी है, बड़े पड़ोसी भाई भी, अच्छा, इसलिए जी देखिए शमसी भाई जी अपनी पार्टी की तारीफ में कसीदे जो पढ़ते हैं जी वो इसीलिए पढ़ते हैं कि पार्टी उस लायक नहीं है। अच्छा अच्छा अगर पार्टी उस लायक होती तो काम तो दिख रहा ना भाई। अच्छा सूरज के आगे कंबल पहन लोगे तो कहोगे भैया सूरज निकला ही नहीं आज, लीजिए तो कोई मानेगा। अगर आपने शिक्षा सस्ती रखी है
तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, और हम नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे। लेकिन आपने तो 5 किलो के अनाज वालों को बढ़ा करके 80 करोड़ कर दिया। लीजिए, अब आप बताओ, जो आदमी की हैसियत सिर्फ 5 किलो की अनाज की रह गई है इस देश के अंदर, वो इस देश में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये बता दीजिए। मैं एक बात को पूछूंगा जगह जगह मंचों से, अच्छा, कि भैया अगर भाजपा के सपना ये था कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे ला दिया जाए, तो हमको राजनीति इस जगह की नहीं करनी है। वो तो कोरोना के समय आया था, चल रहा अभी लगातार। नहीं, वो तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। कोरोना के समय में ये नहीं लाए। अच्छा, कोरोना के समय से पूर्व ही यूपीए की गवर्नमेंट ने जो फूड बिल पेश किया था, उसके प्रावधानों को परिवर्तित कर दिया इन्होंने। अच्छा, परिवर्तित कर दिया। अच्छा, इसलिए कर दिया कि वो तो कोई आदमी भूख के बिना ना सोए और उसकी मौत भूख से ना हो, इसके लिए जिला अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है जी। खाद्य सुरक्षा खिलाफ पनिशमेंट की, उसके खिलाफ एक्ट के अंदर ये बात है कि उनके जिला अधिकारी को जो है पनिशमेंट मिलेगी जी। लेकिन इन्होंने उसको बाकायदा लाभार्थी वर्ग पैदा करने में लगा दिया। अच्छा, लाभार्थी पैदा कर दिया। अच्छा, नहीं, लाभार्थी वर्ग पैदा करने में लगा दिया। अच्छा, लगा दिया। और 105 लाख करोड़ रुपए जी, 105 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों से लेकर के आधा शौचालय दिया। कहा भाई देखो लाभार्थियों जी, आपके भविष्य का सपना कितना सुनहरा है जी। 5 किलो का अनाज ले लो, आधा अधूरा शौचालय ले लो जी। सुबह शाम अनाज और सुबह सुबह फिर। हाँ, तो इन्होंने ये व्यवस्था की है। अच्छा, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए उज्जवल भविष्य की कोई कामना नहीं है। अच्छा, अगर उज्जवल भविष्य की कामना होती तो वो इस बात को नहीं कर रहे होते। इस बात को स्वीकार कीजिए जी। तो कपिल भाई क्या मानते हैं, जो आप जो खाद्यान्न लोग दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री आपका जो खाद्यान्न योजना है या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना है, तो क्या मानते हैं ये गरीब विरोधी है, इससे नुकसान हो रहा है? गरीब विरोधी तो नीतियां इनकी है ना, वो तो दिखाई दे रही है। अच्छा, आप हमें बताइए जी, किसी व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास अगर करना हो तो क्या बिना शिक्षा के आप कर लेंगे? बिल्कुल संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है जी। क्या किसी व्यक्ति का विकास करना हो तो बिना रोजगार के, बिना नौकरी के करवा देंगे? बिल्कुल नहीं है भाई, संभव नहीं। 5 किलो का अनाज दे के आप उस दिन का तात्कालिक काम निकाल लें, उसका भविष्य का काम नहीं निकाल लें, उसकी 7 पीढ़ियों को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ने जिस संविधान के अंदर आर्टिकल 16 दी थी उसका आप अपमान कर रहे हैं। लीजिए, और इन चीजों को हम लोग निश्चित जी, ठीक है कपिल भाई, शमसी भाई, आप लोग अपमान कर रहे हैं, यहाँ पर अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। ये सीधा आरोप आपके ऊपर कपिल श्रीवास्तव ने लगाया है। उनका भविष्य नहीं बना रहे हैं, अपना वर्तमान बना रहे हैं। अब देखिए, या तो देश की 80 करोड़ जनता बेवकूफ़ है, या कपिल श्रीवास्तव बहुत ज्यादा अकलमंद है। ये कौन सी बात है? जो अनाज ले रहा है उसको अगर लाभ मिल रहा है, हाँ। तो उसको इन्होंने कह दिया कि भाई इस तरीके से उसको बनाया जा रहा है, इस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है जी। नहीं, ये आप देखिए, मैंने जो कहा है उसके ऊपर तर्क क्या है इनके पास? तर्क क्या है आपके पास? सुन तो लीजिए, कौन अकलमंद है, कौन बेवकूफ बार हो जाए? सुन तो लीजिए, महंगा नहीं किया। जिस वक्त इनके नेता, जब कोरोना काल चल रहा था, इनके नेता एयर कंडीशन में बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, गांव चले गए थे, कहीं अपना वहाँ गेस्ट हाउस पे चले गए थे, कोई वहाँ क्या कहते हैं कि अपना रिसोर्ट में चला गया था। उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है जनता के दरवाजे पर थे। उस वक्त अनाज की जरूरत थी, और उसके बाद ये हुआ कि लगातार जनता ने ही कहा ना, अगर जनता कहती कि भाई हमको अनाज नहीं चाहिए तो सरकार बंद कर देती। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि जनता ने कहा कि भाई हमको नहीं चाहिए, तो मिल रहा है। अगर झोले पे फोटो लगा के दरवाजे बिल्कुल थे, एकदम पक्का है, मैं इस बात को मानता हूँ। झोले पर फोटो लगा मैं इसको मानता हूँ, ऑरेंज गमछा है, भाई मैं मानता हूँ, कलर है। अरे जब अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा था तो फोटो नहीं था। अखिलेश यादव ने कोई स्कीम चलाई थी तो फोटो नहीं था। मैं नहीं रहा हो तो आप बता दीजिए भाई। कह तो रहे हैं कि मैं ये कोई आरोप थोड़ी है। ये आरोप अगर है तो आप झोले इनको राशन दिख गया, लेकिन 5 लाख का आयुष्मान का जो लाभ मिल रहा है वो नहीं दिखा। जल कल योजना नहीं दिखी, आवास नहीं दिखा।
सब बड़े कर्जा घोटाले बड़े के शर्म की बात है हॉस्पिटल कि आपको पता है और आपके नेता जो है कहीं पर मुद्दा तक नहीं बनाते इसको, लीजिए। कहीं पर घोटाला कह के सड़कों पर उतरते नहीं, धरना प्रदर्शन करते नहीं, तो आप ध्यान लीजिए कोई ना। काम ऐसा नहीं करते कि जिससे कोई मुद्दा उनको मिले। अच्छा थोड़े दिन इनका बुलबुला उठता है, हाँ। उसके बाद जब जनता इनका साथ नहीं देती है तो ये वापस चले आते हैं। अंदर पुरुषों का गर्भाशय निकाल रहे हैं। लीजिए भाई आप बताइए ना, पुरुषों के अंदर गर्भाशय होता है क्या? लीजिए, भ्रष्टाचार इस हद पे हो रही है। लो पुरुषों के अंदर गर्भाशय निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताओ, पुरुषों चलिए के सुना जी की बात लेता हूँ गर्भाशय का मैं। आप चलिए निकाल- सुना जी की बात लेता हूँ। सुना जी, आप। सुना मिश्रा बोलेगी भाई, बहुत देर से नाराज है भाई जी। सुना जी नहीं नहीं नाराजगी किस बात की? आप भले ना बोले पर कपिल भाई भले ना बोले पर शमसी भाई पहला तर्क आपको लेकर ही देते हैं, कांग्रेस को पहले याद करते हैं। अरे कांग्रेस नहीं नहीं पूर्व शमसी में भाई कांग्रेस की को सरकार मैंने पहले ही, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, बस धैर्य रखिए, सुन लीजिए। नहीं, बोल नहीं इनसे रहा मैंने हूँ। पहले ही पूछा, समझाया इनको कि भाई जाके देख लीजिए। इन्होंने फिर गठबंधन की बात कर दी और हमारे पास सब लोग हैं, इन्होंने ऐसा ही बोल दिया। मतलब जरूरी है मैं सबका नाम लूं, पार्टियों का नाम लूं, तब आपको समझ में आएगा। कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा बता के सुबह भेजा गया है कि आपको यही बोलना है तो आप बोलिए। हाँ सारा इनको डर, सारी इनकी बातें इस बात को लेके हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग क्या करेंगे, अच्छा हमने क्या किया, हाँ हम क्या करेंगे, जनता के साथ हमने क्या धोखे किए हैं और कौन से काम किए हैं, इसकी कोई इनके पास लिस्ट नहीं अच्छा है। लिस्ट नहीं है इनके पास। सारी बातों का सार इनके पास यही है कि कांग्रेस क्या कर सकती है, सपा क्या कर सकती है, गठबंधन में कौन रहेगा कौन जाएगा। अरे भाई भविष्य वक्ता बनिए, प्रवक्ता बनने की क्या जरूरत लीजिए। है, बैठ जाइए। आपको एक सलाह और आ गई। आएगा निकालने का। रजनीकांत जी के बाद यहाँ पर सुरा जी भी आपको ज्योतिष चाय बनने की बोल रही है। हाँ चुनाव में अगर भविष्यवाणी ना हो तो कोई चुनाव ना करे, पार्टी में राजनीति ना करे अगर उसको अरे भविष्य ना पता हो। ठीक है ठीक है भाई, देखिए हाँ। कभी कभी भविष्यवाणी अपने बारे में भी कर लेनी चाहिए, अच्छा। हमेशा दूसरों के बारे में नहीं। अच्छा। राजनीति करने के लिए कोई भी पार्टी राजनीति और हार और जीत को ध्यान में रख के करती है, जी। कोई हारने के लिए नहीं आता है। जी। अगर आप जीतने के लिए आते तो हम भी जीतने के लिए आते हैं। अच्छा। यहाँ पे कोई पकौड़ा तलने नहीं आया, चाय बेचने नहीं आया है। जी। लेकिन आप लोग तो इन बातों पर आदि चाय बेचना बड़ा छोटा काम है क्या? चाय बेचने वाले को आप लोग क्या समझते हैं? वो आदमी नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, आप चाय बेचने आया है नहीं आया है, ये सब चीजें मुद्दा बनाने के लिए ये सब। चुनाव नहीं, सुनिए। अरे आप पढ़ी लिखी हैं, आप बड़ी बहन हमारी हैं, तो कम से कम बात तो ऐसा करिए, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे महाराज अपने ज्ञान का परिचय दीजिए। जरूरी नहीं कि अच्छा, आदमी सुनिए, डकैती सुनिए। करके मुख्यमंत्री बन जाए। सुन लीजिए। सुनिए चुपचाप पहले। हाँ सुन लीजिए, बोलिए। अरे नाराज बोलिए पढ़े लिखे जी पढ़े लिखे किसने नहीं कहा आप। कि काम नहीं है, वो जी। काम है। जी लेकिन आप प्रवक्ता है, आप पकौड़ा तलने नहीं बैठे यहाँ पे, चाय बेचने नहीं बैठे हैं। अच्छा जब मुझे चाय बेचना होगा मैं बेच लूंगी, जब पकौड़ा ले लेंगे। तल लूंगी, मेरा काम होगा, मैं पैसा कमाऊंगी उससे। जी। गजब बात करते हो यार, कम से कम बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। अरे जी। बुद्धि आपसे ज्यादा है, परिचय दिया करो। बुद्धि आपसे ज्यादा है, अरे पर्सनल और बोलिए। आवाज भी अगर आपसे बुद्धि ज्यादा होती तेज है। तो पर्सनल। परिचय देते। कुछ अच्छा। नहीं है, क्या आवाज तेज है, डरा रहे हो क्या? नहीं जी। डरा नहीं रहे हैं। जी मतलब कुछ भी और नहीं क्या कर रहे हो? आप तेज चलिए, आवाज ठीक है। करेंगे तो तेज जब आवाज हमारी आपके भी बीच है। में जी। सुनिए, जी। आवाज धीमे या तेज या आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगा। जी चलिए बोलिए। अगर आप मेरी आवाज दबाएंगे तो मैं तेज बोलूंगी। बोलिए सुना जी, बोलिए हम नहीं दबा आपने रहे हैं। इतनी देर तक बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। चलिए बोलिए। लगातार प्रवचन अरे दिया ठीक है जा जी, रहा समय कम हो रहा है। संबोधित करके समय कम है, बोलिए, हमने बोलिए। अगर आपको एक बार भी संबोधित किया था तो आप कहती कि हमने हाँ। आपका नाम लिया है। सुनिए, आप हमको आप डायरेक्ट नहीं, कह रही हैं, नहीं आप मैं हमको कह रही हैं नहीं, ना, तो हमको मैं बोलना आपको है। नहीं कह रही हूँ। काउंटर नहीं करेंगे तो बैठे भाजपा को रहेंगे, कह रही चुपचाप हूँ। आपकी बात भाजपा सुनेंगे। को कह रही हूँ। नहीं आपकी बात भाजपा को को कह रही प्रवचन हूँ। सुनने नहीं आया कि आप बोलेंगे तो हम कौन सा? चुपचाप रहेंगे। हम भी आप सुन आरोप रहे हैं। लगाएंगे तो हम लगातार चुपचाप थोड़ी बोले जा रहे हो। रहेंगे। आप बोलेंगे है तो ना? हम उसका जवाब देंगे। वितर्क करना आता नहीं, तर्क करना आता नहीं नहीं आपके पास कौन सा तर्क है बताइए। जी आप जो कह दें, तर्क का उत्तर आपको ये नहीं मालूम है कि राजनीति में भविष्यवाणी की जाती है कि नहीं की जाती है। लीजिए। सुनिए ये क्या भविष्य वक्ता बन के आए हैं क्या राजनीतिक? नहीं जो बन के आए राजनीतिक है क्या? आप उसकी ठिकाने नहीं प्रवक्ता लेंगे बन जब क्या के बन बैठे के हैं आए। तो प्रवक्ता बन के रहिए, लीजिए। हमको मत सिखाइए। नहीं आपकी जरूरत नहीं रहे, आपकी राय की जरूरत नहीं कि हमको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो मुझे भी आप जैसे लोगों की राय की बिल्कुल जरूरत चलो नहीं है। पर्सनल मत होइए भैया, अभी आप बात क्या कह रखिए। रहे हैं कि हमारी राय की बात जरूरत रखिए, बात रखिए। आपको? सुरा जी बात गौरव रखिए। जी लगातार ये बोल रहे हैं, समझे पढ़े लिखे नहीं है, दिमाग शमसी भाई नहीं है, प्लीज। ये बोल अरे रहे भाई सब पढ़े लिखे भाई, बिना पढ़े लिखा कौन बैठा, सब पढ़े लिखे हो भाई। बोलिए सुरा जी, बोलिए नाम हमारा नहीं ले गजब भाई, हालत है। बोले। जी बोलिए। मुझे आपका नाम पता ही नहीं है, चलिए मुझे ठीक जानना भी है, नहीं है। चलिए ठीक है से बोलिए। लिख के आ रहा है, देखिए पढ़े लिखे चलिए लिख के आ चलिए रहा है। ठीक है, बोलिए जी बोलिए। अरे सुना जी, गौरव बोलिए। मैं ऐसे बोलिए, लोगों से ना बोलिए। अरे सुनिए, अरे पहले अपनी गौरव बात जी, रखिए, समय कम बोलिए। कौन सी बात रखूं ऐसे लोगों के साथ जो अरे आप अपनी बात तो पूरी करिए, आप क्यों कमेंट पे जा रही है, पूरी बात पूरी बोलिए। बोलिए सुरा जी बताइए। देखिए यही गौरव जी, जी। जब हम अपने आप पे हो रहे असम्मान को नहीं रोक पाएंगे जी। तो ये लोग तो देश को बर्बाद कर ही रहे हैं।
ये लोग इसी तरह से देश के लोगों को भरमा के, मैंने चाय और पकौड़े का नाम लिया तो इन्होंने बात को उलट दिया, क्या काम नहीं है? अरे काम पढ़ना लिखना भी है, काम खेत जोतना भी है, लेकिन कब कौन क्या करेगा ये भी तय करना जरूरी है। आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि पकौड़ा तलना काम है, रोजगार नहीं है। रोजगार करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है, तब कुछ करते हैं। पढ़ाने के लिए आपको अध्यापक बनना पड़ेगा, आपको चाय बनाने के लिए वो सीखना कि चूल्हा कैसे चलेगा, तो हर चीज के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जबरदस्ती बैठ के पकौड़ा तल लो, चाय बना लो, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है। अगर काम नहीं होता तो क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग की चपरासी और लेकिन थके पद ना होते, पदों में आप बातें होते हो, चलिए बातें करते रहो, ठीक है, हो गया, नहीं हो, काम नहीं है, हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा शुरू होते होते सम्मेलन से चाय पकौड़े पे पहुंच गई। भाई क्या करें, चाय का पकौड़े का अब रोजगार बनाया जा चुका है। रोजगार कोई भी छोटा नहीं होता, चाहे चाय बेचना हो चाहे पकौड़ा बेचना हो। पर यहाँ बात रोजगार की नहीं थी, बात यहाँ सम्मेलनों की थी। वो सम्मेलन जिसको लेकर लगातार बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है, वो सम्मेलन जो जाति वर्ग के हो रहे हैं, वो सम्मेलन जो लाभ देने के लिए हो रहे हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से चर्चा हो रही है कि सम्मेलन का उद्देश्य केवल एक ही है, वो है चुनाव जीतना। बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, विपक्ष सुपड़ा साफ की बात कर रहा है। होगा क्या, ये भविष्य के गर्भ में निहित है। पर मेरी उम्मीद केवल इतनी है, मेरा मानना केवल इतना है कि कुछ सम्मेलन यहाँ पर ओबीसी वर्ग, सवर्ण, पसमानदा को लेकर न करते हुए अगर जनता के लिए कर दी जाए, अगर एक सम्मेलन गरीबों के लिए हो जाए, एक सम्मेलन रोजगारों के लिए हो जाए, एक सम्मेलन बेहतरी के लिए हो जाए और एक सम्मेलन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हो जाए, तो शायद यहाँ पे स्थिति बदलेगी और व्यवस्था भी सुधरेगी। यहाँ सम्मेलन पर किसी को बुराई नहीं है, पर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव जीतना जरूरी है, रणनीति बनानी जरूरी है, सम्मेलन और बैठकें जरूरी हैं, पर जनता का ध्यान भी जरूरी है। तो उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जनता के बीच जनाधार के लिए जा रही हैं, वो सम्मेलन जनता के लिए भी करेंगी, जिसमें किसी जाति वर्ग की बात नहीं होगी बल्कि जनता की बात होगी। और सम्मेलन जनता का होगा, गरीबों का होगा, बेरोजगारों का होगा, व्यवस्थाओं का होगा और परिवर्तन का होगा। अब आने वाले 24 चुनाव में परिवर्तन होगा या परंपरा चलेगी, वो वक्त बताएगा। फिलहाल सम्मेलनों का और बैठकों का दौर जारी रहेगा और जनता इन सम्मेलनों में जाती रहेगी, फैसला करेगी कि यहाँ पर परिवर्तन करना है या परंपरा को कायम रखना है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।